आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। ए जिंदगी तू पहले अपना दस्तूर तो बता, ए जिंदगी तू पहले अपना दस्तूर तो बता, मुझे तेरी दी हुई हर सजाएं मंजूर हैं, पर पहले इस नन्ही सी जान का कसूर तो बता। ओहो। लेकिन आपकी शायरी हम सुने हैं तो हमें लगता है कि आपका भाई दिल टूट चुका है। नहीं वो दो मैं थोड़ा मेरा जो अनुभव रहा है पर्सनली, मैं किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो अनुभव रहा है उसमें यह है कि महिलाएं जो है इसमें 60% होती हैं, पुरुष 40%। जैसे अगर मुझे फिजियोथेरेपी करना है तो मैं किसी भी एज के पेशेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो छोटा है, मतलब अडल्ट अंडर एज है, 18 के अंदर है तो भी, अगर वो 60 प्लस है तो भी। वो सबसे पहले हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को एग्जामिन किया गया था। अच्छा। सचिन तेंदुलकर का बहुत ही फेवरेट शॉट था जिसको मारते हुए उनको टेनिस एल्बो की इंजरी हो गई, और टेनिस एल्बो में आजकल के जनरेशन में टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन हो गया है। शादी नहीं? कोई गर्लफ्रेंड? अभी फिलहाल तो नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? तो क्या ये आपके इसमें उपचार में भी कोई सहायता करता है? क्या मुझसे किसी भाई कोई दिल का रोगी हो तो उसके लिए आप शायरी सुना दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ क्षमा सिंह, आप देख रहे हैं जौनपुर लाइव। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ऋषभ रंजन तिवारी जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है क्योंकि हमने इनको स्वास्थ्य की जानकारी के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि ये बहुत कुछ हम लोगों को बताएंगे, इसके लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और हर घर में ऐसा कोई न कोई होगा ही जिसको शारीरिक समस्याएं होती हैं, चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो चाहे अन्य कोई भी बीमारी हो। तो उसके बारे में हम ज्यादा समय न लेते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या और कैसे हम अपना स्वयं की मतलब इलाज कर सकते हैं, कैसे ठीक रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को पहले तो। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ रंजन तिवारी। मैं पूर्वांचल हॉस्पिटल, सिपाह पेट्रोल पंप, आजमगढ़ रोड में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड हूँ और लगभग पिछले 2 सालों से मैं अपनी जन्मभूमि जौनपुर में कार्यरत हूँ। सर, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। तो कब से आप काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट? देखिए, मैं 2021 का पास आउट हूँ और तभी से मेरी प्रैक्टिस चालू है। यहाँ पे जौनपुर में मैं पिछले 2 सालों से हूँ। 15 दिसंबर 2023 में मैं पूर्वांचल हॉस्पिटल की ओपनिंग से ही साथ में हूँ और तब से ये काम चल रहा है मेरा। अच्छा, आप पूर्वांचल हॉस्पिटल में? जी, पूर्वांचल हॉस्पिटल। अच्छा, तो सर फिजियोथेरेपी क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। फिजियोथेरेपी एक तरीके से मेडिकल साइंस की ही एक शाखा है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें पेशेंट की समस्याओं को बिना किसी सर्जरी या बिना किसी दवा के सहयोग के बिना हम पेशेंट को एक तरीके से आराम दिलाते हैं। जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उस तौर पे उसके इलाज होते हैं। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी किस किस बीमारी में किया जाता है? वैसे तो फिजियोथेरेपी की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत अहम होता है, पर मुख्यतः रूप से हम अब अगर चर्चा करें तो चर्चा का विषय मुख्यतः रूप से है जो आजकल के यंग जनरेशन के लोगों के बीच में कमर दर्द और सर्वाइकल का बहुत ही अनजाना सा चलन चला है, जिसमें तमाम लोग ऐसे हैं फिजियोथेरेपी की आवश्यकता जिनको पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सर्वाइकल पेशेंट्स और बैक पेन, उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी, ये सारे जो प्रॉब्लम होती है ये मुख्यतः रूप से माने जाते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी के नुकसान क्या क्या होते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी के नुकसान पे हम पहले चर्चा करना चाहेंगे। फिजियोथेरेपी के नुकसान कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं है। अगर आप किसी योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसका कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं फिजियोथेरेपी जब आप करा रहे हैं उस ड्यूरेशन में आपको दर्द, स्वेलिंग और कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा मोबिलाइज करने पे दर्द ज़्यादा हो जाता है। कई बार पेशेंट्स को फीवर भी सफ़र करना पड़ सकता है। और अगर आप किसी योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो ऐसा कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं है। आप इसको लंबे समय तक आवश्यकता के अनुसार कैरी कर सकते हैं। अच्छा,
आप जैसे कह रहे हैं बाबा योग्य फिजियोथेरेपिस्ट, तो मतलब तो ऐसा भी है क्या कि जो लोग अयोग्य हैं वो भी खोल खोल के दुकान बैठे हुए हैं क्या? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, वैसे मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए हर विभाग में लोग कहीं योग्य और अयोग्य दोनों प्रकार के लोग हैं। जैसे आपके ही विभाग में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट या अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, पर हर कोई नहीं होता। तो ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की योग्यता है या किस पे है। अगर आप योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिजियोथेरेपी का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब इसके लिए खास डिग्री होती है? जी बिल्कुल। तो क्या कैसे, मतलब इसके लिए अगर हमारे कोई दर्शक जैसे करना चाहें कि फिजियोथेरेपिस्ट हमको बनना है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप 12th पास आउट होने चाहिए। और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे कॉलेज, कोई भी जो सिलेक्टेड या मान्यता प्राप्त विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए। फिजियोथेरेपी के कोर्स बीपीटी करके आते हैं। अच्छा। जिसमें लगभग 4 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप। अच्छा। हाँ, आप उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट की उपाधि मिल जाती है। और अभी तो फिलहाल नया एनसीईआरटी का रूल आया है जिसमें फिजियोथेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये अभी मान्यता आई है 2025 के, आई एम नॉट श्योर बट मे बी नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में। अच्छा जी। तो इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है, मतलब जिसके पास अनुभव है वही खोल सकता है, या वही कि मतलब नया जिसके पास डिग्री मिली है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है? नहीं, देखिए जो हमारे इस डिपार्टमेंट की पढ़ाई से रिलेटेड अगर चर्चा किया जाए तो आप अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अपना सेंटर सेटअप कर सकते हैं, बशर्ते, हाँ, अब सामने वाला आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं या अपना सेंटर सेटअप करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। आप अगर पास आउट है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के और इसको ओपन कर सकते हैं सेंटर। अच्छा, सही है सर। फिजियोथेरेपी का पहले इतना चलन नहीं था जी, अब इतना क्रेज इसका हो गया है, इसका कारण क्या है? कारण देखिए ये है क्षमा जी कि लोग सर्जरी और मेडिसिन को काफी अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिसिन एक लिमिट तक फायदेमंद होती है। अगर आप अंग्रेजी दवाइयों में कितना इन्फेक्शन होता है या किस लेवल पे अगर उनको लंबे समय तक आप कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपके लीवर में समस्या हो सकती है, किडनी खराब हो सकता है, तमाम चीजें होती हैं, ये लगभग सबको पता है। तो लोग, और सर्जरी कराने पे लोग सर्जरी के नाम से डर जाते हैं। तो जो जानकार होते हैं या जो एक तरीके से समझिए कि आज के चलन को समझ रहे हैं, वो एक बार ऐसी कोई समस्या होती है, जोड़ों के दर्द या कमर दर्द, गर्दन दर्द होता है, तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना बेहतर मानते हैं। अच्छा सर, ये जो सबको सर्वाइकल होता है, किस कारण से होता है कि मतलब इनको सर्वाइकल है, उनके क्या सुझाव देंगे, कैसे बचे सर्वाइकल? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सर्वाइकल कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप सही समय पे उसको समझ गए और उसके प्रति आप जागरूक हो गए। ठीक है, सर्वाइकल में मैं बहुत ज्यादा डीप में अगर जाना चाहूंगा तो आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बताना चाहूंगा कि सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं और उन 7 के बीच में एक तरीके से स्टिफनेस होने लगता है, और उसका रीजन होता है सेम पोस्चर में बैठे रहना। और सेम पोस्चर में कोई काम आप करें, जैसे आप लोग के कामों में होता है लंबे समय तक बैठे रहना, या सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं, या लंबे समय तक टीचर्स के बीच में ये दिक्कत होती है, टीचर भी काफी समय तक टेबल पे और चेयर पे बैठ के या ऐसी समस्या होती है। तो मेन रीजन इसका होता है सेम पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहना, गर्दन झुका के रखे रहना, ये इसका मेन रीजन होता है। इसकी पहचान पे अगर हम आए तो इसकी पहचान में ये होता है, गर्दन में आपको तनाव महसूस होगा, पीछे हड्डियों में ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा अकड़ा अकड़ा है, और इसके अगर थोड़ा और लंबे समय तक इसको हम लापरवाही करेंगे या अनदेखा करेंगे तो इसमें चक्कर आना, आंख के सामने ऐसे अचानक से अंधेरा छा जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं। अच्छा, चक्कर भी आता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाइकल में आपको चक्कर भी आ सकता है अगर आप उसको अवॉइड करेंगे। तो चक्कर आना, अचानक से वोमिटिंग जैसा महसूस होना, वोमिटिंग होता नहीं है बट ऐसा महसूस होता है कि होता है ना, हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में वो गिलाई छूट, ऐसा, तो ये महसूस होता है, ये इसकी पहचान होती है। तो इससे क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक होता है कि और कोई उपाय है
जिससे आप इससे मतलब बच सकते हैं, नहीं, या आपको सर्वाइकल हो गया है तो आप ठीक हो सकते हैं? नहीं, फिजियोथेरेपी के द्वारा ही, देखिए हर चीज का एक अपना जगह होता है। तो अगर आप किसी सर्वाइकल, अगर आपको पता चलेगा कि हाँ आपको सर्वाइकल है, तो फिजियोथेरेपी के पास जाना प्रेफर्ड मैं इसलिए करूंगा क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपको बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी सर्जरी के आपको ठीक करेगा। अच्छा। अब मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई अपने शरीर में चीड़-फाड़ या कोई अनावश्यक की मेडिसिन या पेन किलर खाना पसंद करेगा। बिल्कुल। तो वहाँ मतलब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, बिल्कुल। और घरेलू कोई ऐसा उपचार नहीं है जिससे वो मतलब बच सकते हैं? घरेलू उपचार भी है। घरेलू उपचार बहुत ज्यादा मतलब काफी सारे होते हैं। जैसे अगर आप सर्वाइकल पेशेंट हैं तो आप तकिया नहीं लगाएं। सबसे पहले तकिया लगा के नहीं सोना चाहिए। सेम पोस्चर में गर्दन झुका के नहीं बैठे रहना चाहिए। जैसे घर पे माताएं बहनें हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे उनके सर्वाइकल के पेशेंट उनमें ज्यादा होते हैं। उसमें रीजन होता है, जैसे माता बहनें हैं लंबे समय तक घर में किचन में काम कर रही हैं, या कुछ ऐसा काम, जैसे टीचर्स हैं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो उसमें गर्दन झुका के रखना होता है। और तमाम चीजें आजकल के जो यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं उनमें सर्वाइकल के बहुत कॉमन हो गई है उनमें। तो रीजन उसका ये है कि लंबे समय तक फोन का उपयोग करना, अनावश्यक फोन में, मैं भी बहुत सारे अपने जानने वालों को जानता हूं जो फोन का कोई यूज नहीं बट फोन में घुसे पड़े हैं, या तमाम चीजें हैं। तो अगर देखा जाए तो सेम पोस्चर में बने रहना सर्वाइकल का वो निमंत्रण देना हो सकता है। सबसे ज्यादा ये महिलाओं में होता है कि पुरुषों में? ऐसा कोई जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, बट मान के चले जो मेरा अभी तक लगभग 2 साल का अनुभव रहा है अपने अस्पताल में, मेरा ये मानना है कि 60-40 का रेशियो है, और इसमें 60 की तरफ मैं महिलाओं को रखना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों का जो दिनचर्या होता है वो थोड़ा सा चलना फिरना, उठना, दौड़ भाग, तमाम चीजें रहती हैं। तो उसमें होता क्या है कि पुरुष हमारे जो भाई होते हैं वो उस रूटीन में सेट नहीं होता। मतलब आप देखिए, अगर आप जान रहे हैं कुछ ऐसे पुरुष मित्रों को अपने, तो आप देखेंगे लंबे समय तक वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। वो काम ही उनका ऐसा होता है कि चलना फिरना, ऊपर नीचे, तमाम चीजें। महिलाओं का क्या होता है, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि वो बेडरूम से किचन, किचन से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, यही उनका फिक्स होता है। अब उसमें क्या होता है, लंबे समय तक गर्दन झुका के कुछ काम होते हैं, जैसे घर पे रोटी बनाना या आटा गूंथना हो गया, उसमें गर्दन झुका के लंबे समय तक जोर देना होता है माताओं को। और तमाम चीजें हो सकती हैं, चावल बुनना हो गया, कपड़ा वगैरह खींचना हो गया, तो बच्चों को संभालना हो गया, लंबे समय तक गर्दन झुका के। कुछ माताएं बहनें हैं जो इन सब कामों से फुर्सत मिलने के बाद अपना काम भी करती हैं, अध्यापक हैं या कहीं पे कोई डॉक्टर है, कोई कहीं पे, तमाम चीजें हैं जी। तो महिलाओं में थोड़ा, मेरा जो अनुभव रहा है पर्सनली, मैं किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो अनुभव रहा है उसमें यह है कि महिलाएं जो है इसमें 60% होती हैं, पुरुष 40% जी। और सर, कमर दर्द वालों के लिए और बैक पेन होता है, उनके लिए क्या है सुझाव? उनके लिए सुझाव, देखिए अगर सुझाव पे चर्चा करेंगे तो बहुत सारे हैं। जैसे आपको सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको बैक पेन से आप सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप घर पे जो घरेलू नुस्खा है उसमें आप सिकाई करना पसंद करें, गर्म पानी से सिकाई करें। और उसके अलावा कुछ ऐसे जो मलहम वगैरह आजकल आते हैं मार्केट में, उनका यूज करें। अगर उनसे आपको आराम महसूस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेहतर होगा किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएं और उसको अपनी समस्या बताएं, वो आपकी समस्या के अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीट करेगा। अच्छा, तो उनके लिए बचाव क्या है? जैसे कमर बचाव, हाँ। बचाव अगर हम देखना चाहें कमर दर्द में, तो सबसे पहले आप भारी सामान सामने की तरफ झुकना। अच्छा, कमर दर्द वाले सामने की तरफ ना झुके। सामने की तरफ बिल्कुल ना झुके, बिल्कुल ना झुकना। उसके बाद आप भारी सामान नहीं उठाएं, किसी प्रकार का कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करें, और जमीन पे ना बैठे। ये सारे जो मेन सुझाव होते हैं कमर दर्द वालों के लिए। अगर आप एक बार ठीक हो जाते हैं तो फिर ये सारी रूटीन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने बताया गर्म पानी से सेकना है, तो गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं कि सिर्फ ठंडी के दिनों में? नहीं, ठंडी के दिनों में तो हालांकि बहुत यूजफुल होगा, गर्मी में भी आप कर सकते हैं, बट अपने सेंस के हिसाब से, जितना बॉडी आपका अडॉप्ट कर पाए उस हिसाब से। अच्छा सर, और टेनिस एल्बो एक होता है जी जी, वो मतलब इस समय नए नए लोगों में भी देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या आपको बताना चाहूंगा। टेनिस एल्बो सबसे पहले हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को एग्जामिन किया गया था। अच्छा। सचिन तेंदुलकर का बहुत ही फेवरेट शॉट था, जिसको मारते हुए तुमको टेनिस एल्बो की इंजरी हो गई। और टेनिस एल्बो में आजकल के जनरेशन में टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन हो गया है। ये आपको बताना चाहूंगा कि 30 से 40 साल की एज में जो होते हैं उनको बहुत ही कॉमन होता है। उसमें होता क्या है कि ये बाहर साइड में जो हमारी फोर आर्म की मसल्स होती है, इस एरिया में बाहर साइड में
एक तरीके से जो लिगामेंट होती है बोन को और मसल्स को जोड़ के रखती है, उसमें एक तरीके से स्वेलिंग आ जाता है, स्मूथनेस हो जाती है और वो एक तरीके से समझिए कि मूवमेंट को रोकने लगता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर ये आपके रूटीन को डिस्टर्ब करेगा। ये ज्यादातर पाया जाता है उन लोगों में जो डेस्क वर्क करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, अच्छा। जिनके ये मूवमेंट ज्यादा होते हैं। ये टेनिस एल्बो टेनिस से ही लिया गया है, टेनिस एक तरीके का गेम होता है, टेनिस प्लेयर, उनमें ये ज्यादा कॉमन होता है। तो नाम से तो लग रहा है कि सिर्फ हाँ, उन्हीं को हो सकता है, लेकिन ये जी, जी, घरेलू महिलाओं में भी पाया जाता है। घरेलू महिलाओं में हो सकता है। और हमारे जो पुरुष भाई होते हैं जो सिस्टम पे वर्क करते हैं, या जो हमारे कर्मचारी वगैरह होते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, पेंटर्स में भी ये कॉमन होता है। अच्छा, तो ये दोनों हाथ में हो सकता है? हाँ, दोनों हाथ में हो सकता है। अच्छा, फिर ये ठीक कैसे होता है? इसका ठीक होने का आप बर्फ से सिकाई करें, इसमें बर्फ की सिकाई बहुत कारगर होती है। अच्छा। हाँ, इसमें बर्फ की सिकाई करें और इसका एक पट्टा आता है, हम लोग उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो स्प्लिंट। अच्छा। वो अगर आप बांध के रखें तो भी उसका भी बहुत अच्छा यूजफुल होता है। कुछ फिजियोथेरेपी में भी इसमें हम लोग ईवेस्टी करते हैं, एक मशीन होती है जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, उसमें ईवेस्टी और तमाम चीजें होती हैं। टेंस ईवेस्टी लगाते हैं, बर्फ से सिकाई कराना होता है, कुछ दिन तक इसके मूवमेंट को बेसिकली रोकना होता है। अच्छा। वो पट्टा लगा के हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन मूवमेंट को रोक देते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होता है। अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो फिर? तो उससे भी नहीं सही हुआ तो फिर तमाम उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें इंजेक्शन से पूरी तरह से ठीक हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर ये सबसे भी मतलब कोई ये ना करना चाहे तो सिर्फ उसको क्या फिजिकल एक्टिविटी जो होता है? हाँ, अपने जो एल्बो की एक्टिविटी है उसको रोक दें। अच्छा। और घर पे घरेलू नुस्खे के तौर पे बर्फ से सिकाई करें। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो सिकाई के तौर पे आराम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी योग फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। अच्छा सर, ये जो अर्थराइटिस वाले होते हैं लोग, जी। उनका भी बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए भी कोई है मतलब घुटनों के दर्द के लिए? हाँ, पैर में कुछ देखिए घुटनों का दर्द अगर देखा जाए, अर्थराइटिस जैसे आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, तो घुटनों का दर्द जो होता है पहले तो दर्शकों को बताइए कि अर्थराइटिस होता क्या? हाँ, तो अर्थराइटिस देखिए बहुत ही कॉमन आज के जो खान पान रहा है, जितना हम लोग का खान पान इतना गलत तरीके का हो गया है। अगर आप देखें तो हमारा सुबह का टूथपेस्ट से लेके शाम का सर्फ तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो पैकेट से बाहर हो, सब पैकेट में मिल रहा है। तो जिसकी वजह से हम जो केमिकल्स या जो गलत तरीके का दिनचर्या खान पान रहा है, उसका घुटने के समस्या को लेके, अर्थराइटिस को लेके बहुत इफेक्ट रहा हुआ है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि बताया क्षमा जी ने कि अर्थराइटिस घुटने का समस्या। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, घुटने की बीच में एक कार्टिलेज होती है, गद्दी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो आपका घिस जाता है। उसके घिसने का रीजन होता है, हालांकि तमाम रीजन होते हैं, जैसे आपका एज भी हो सकता है, आपका ओवरवेट भी उसका रीजन हो सकता है, कोई पुरानी इंजरी हो सकती है, और अगर देखा जाए तो आपका खान पान भी हो सकता है। अगर आप गलत तरीके का खान पान ले रहे हैं, कैल्शियम और विटामिन वगैरह नहीं सेवन कर पा रहे हैं आवश्यकता के अनुसार शरीर के, तो ये समस्या होती है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि घुटने की जो गद्दी होती है वो घिस जाती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द, स्वेलिंग, रेडनेस और वो एरिए पे ऐसे हीट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो गर्म है। तो ये समस्या इसमें होती है। इसमें अगर आप मैं बचाव में आऊँ तो इसमें सबसे पहले आपको बचाव में करना चाहिए, आप सीढ़ी न चढ़ें, ठीक है। नी कैप का यूज करें, नी कैप इसमें बहुत यूजफुल होता है। क्षमा जी, आपको बताना चाहूंगा कि नी कैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत सपोर्ट हो देता है। अच्छा। आप सीढ़ी न चढ़ें, जमीन पे न बैठें, भारी सामान न उठाएं, क्योंकि होगा क्या कि वो गद्दी जो है वो घिस रही है, और अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो वो वेट भी तो आपके बॉडी पे आ रहा है, और वो और उस गद्दी पे दबाव डालेगा, तो उसमें होता क्या है कि गद्दी घिसने लगती है, और एक समय के बाद होगा कि गद्दी पूरी घिस जाएगी और आपकी ऊपर की हड्डी फीमर, थाई की हड्डी फीमर, और जो नीचे की होती है हड्डी, घुटने की नीचे की टिबिया, वो आपस में सटने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दर्द होता है। और उसका दर्द आप मान के चलिए कि बहुत दर्दनाक होता है, कट कट की आवाज आना महसूस होता है, उठने बैठने में समस्या होती है, जमीन पे उठ बैठेंगे, अगर आप कभी बैठ गए तो हाथ का सहारा लेके तब आप उठ पाएंगे, बिना सहारे के उठ नहीं पाएंगे। ये तमाम समस्याएं पेशेंट को सफर करना पड़ता है। तो इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ होता है? जी, इसमें एक्सरसाइज होते हैं, प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिया कि सीढ़ी न चढ़ें, जमीन पे न बैठें, भारी सामान ना उठाएं, ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं। एक्सरसाइज में इसमें हमारे यहाँ कुछ हीटिंग मोडलिटीज वगैरह भी देते हैं, जिसको हम लोग IRR बोलते हैं।
वो देते हैं। टेंस एक मशीन होती है, कारगिल होती है, IFT भी इसमें दिया जा सकता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको पूरा इसका। तो इसमें कितने महीने लग जाते हैं उन लोग को ठीक होने में? मतलब है कि 2-4 दिन में या 1 महीने उनको आना है, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसे बाउंडेशन या फिक्स डेट नहीं बता सकते आपको, क्योंकि सबका अलग अलग समस्या होता है। उसमें ग्रेड होता है कि आप किस ग्रेड में हैं। अच्छा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हैं, सेकंड ग्रेड में हैं, तो ये पूरा 4 ग्रेड होते हैं, 4 स्टेज होता है। आप जिस स्टेज में रहेंगे उसके हिसाब से आपको बताया जा सकता है कि आपको कितना दिन फॉलो करना होगा या कितना दिन फिजियोथेरेपी ले। सर, ऑस्टियोपैथी क्या होता है? ऑस्टियोपैथी भी एक तरीके का होता है कि जिसमें जॉइंट्स के प्रॉब्लम होती है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉमन डिजीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, ये भी ऑस्टियोपैथी में आएगा। फ्रोजन शोल्डर होता है, ये भी ऑस्टियोपैथी में आता है। एक तरीके से समझिए कि फिजिकल मोबिलिटीज और मोबिलाइजेशन करके पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ऑस्टियोपैथी में आता है। सर, बहुत सुने हैं कायरोप्रैक्टिक के बारे में, तो ये हमारे जैसे बहुत ही इसकी डिमांड है, सुने हैं कि बाजार में जिसके मुंह से सुनो वही कहता है कि अरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या जाना है, कायरोप्रैक्टिक कराते हैं ये सब। तो इसका क्या है, मतलब ये एक व्यवसाय बन चुका है क्या, कि मतलब इससे पैसा कमाया जा सकता है? सब लोग कहते हैं जल्दी से ठीक हो जाता है। नहीं, तो ये देखिए, मिथ्य है या सत्य है? नहीं, मिथ या सत्य ऐसे किसी विषय पे या किसी प्रोफेशन के बारे में कहना सही नहीं होगा। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि कैरोप्रैक्टिक भी कोई गलत या ख़राब चीज़ नहीं है। अच्छा। उसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑस्टियोपैथी, उसमें भी लगभग सेम चीज़ें होती हैं। उसमें भी आप हिटिंग मोडलिटीज़ करके और मोबिलाइज करते हैं, जैसे मोबिलाइजेशन करते हैं। उसमें बेसिकली स्पाइन पे या सर्वाइकल में या फ्रोजन शोल्डर वगैरह में यूज़फुल होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कैरोप्रैक्टिक आप किसी भी एज में नहीं कर सकते हैं। जैसे अच्छा। अगर मुझे फिजियोथेरेपी करना है तो मैं किसी भी एज पे, किसी भी एज के पेशेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो छोटा है, मतलब अडल्ट अंडर एज है, 18 के अंदर है तो भी, अगर वो 60 प्लस है तो भी। पर अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे आप वीडियो का चलन बता रहे हैं, तो अगर आप उन वीडियो में गौर करना चाहेंगे तो एक चीज़ सब वीडियोज़ में आपको कॉमन मिलेगा, वो ये कि उसमें आपको जो पेशेंट दिखेंगे, जिन पेशेंट पे ये अप्लाई हो रहा होगा, अगर आप उनको देखना चाहेंगे तो उनकी एज हमेशा 25 प्लस और 45 के अंडर होगा। कभी भी वो ओल्डर एज पे या यंगर एज पे नहीं करना चाहेंगे। उसका रीज़न क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने जाना है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जैसे एडल्ट्स हैं, अंडर एज हैं, तो उनकी बोन जो होती है प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती है। हड्डी का पूरा ढांचा जो होता है वो बना नहीं होता है। और जो 50-55 प्लस होते हैं उनमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो इस कंडीशन में आप कैरोपैथी नहीं कर सकते हैं। बट अगर वही चीज़ें फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो आप किसी भी एज में, किसी भी पेशेंट पे, किसी भी बीमारी पे कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या ऐसा रीजन होता है कि हड्डियां बोलती हैं, आवाज आती है उसमें? हाँ, उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके स्पाइन, जैसा स्पाइन वगैरह का देखा होगा आपने, तो स्पाइन में एक तरीके से मोबिलाइज करके और स्पाइन को प्रॉपर सेट करते हैं, एक तरीके से मोबिलाइज करते हैं, मूवमेंट कर देते हैं, उसमें ट्रैक्शन देके थोड़ा सा एक तरीके से बॉडी को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखें कि अगर ये मुट्ठी है, मैंने इस पर फोल्ड किया और ऐसे प्रेशर बनाया तो ये फूटा, तो यही मैकेनिज्म आप कैरोपैथी मान सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें हड्डियों से आवाज आती है। एग्जैक्टली वही समझाना चाह रहा था। हाँ। कि यही मैकेनिज्म हम उसमें मान सकते हैं। उसमें आप इस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, जहाँ तक मैंने देखा है या जाना है, वो सबसे ज़्यादा स्पाइन में होता है, आराम मिलता है। अगर आप तुरंत इंस्टेंट तो आपको आराम मिलेगा, बट वो लंबा नहीं मिलेगा। वो आप हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि फिर से वो धीरे धीरे उसी स्टिफनेस और उसी अकड़न में आपको मिलता दिखेगा। अच्छा जी, तो ये आप भी कर लेते हैं? हाँ, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बट अगर मैं पर्सनली मेरे पूछेंगे तो मैं करना उतना प्रेफर नहीं करता। अच्छा। हाँ, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जो काफ़ी दिन से आ रहे हैं और उनको आराम नहीं होता है किसी कारणवश, तो उन पे, और एज को देखते हुए पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे किसी तरीके का हृदय संबंधित कोई रोग ना हो, बीपी की कोई समस्या ना हो। ये सब चीजें हाँ, भी देखना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल, है। इन सारी अच्छा। चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना होता है कि अगर पेशेंट बीपी का पेशेंट है तो उसमें ऐसा करने से ब्लड प्रेशर का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो ये सारी चीज़ों को देख के ही वो कर सकते हैं आप। अच्छा, बहुत विशेष तरीके की निगरानी रखनी होती है उसमें। इसके लिए भी डिग्री की जरूरत होती होगी? हाँ, हाँ, और एक्सपीरियंस की भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस हर मैटर में, हर डिपार्टमेंट में आपको चाहिए होगा। वो चाहे कैरोपैथी हो गया, या आप जो बच्चों में होता है, जो एडल्ट्स में होता है, कोई किसी प्रकार का कोई फिजियोथेरेपी हो गया, वो न्यूरोपैथी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑस्टियोपैथी हो गया, कोई भी हो, आपको एक्सपीरियंस और एबिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है। जी।
अच्छा, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ठीक है? जी जी, तो आप विज्ञान और अध्यात्म में कोई समानता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हर तरीके का। अब ऐसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, हमारे धर्म या शास्त्रों में जो चीज़ें कही गई हैं, जो जो चीज़ें फॉलो होती हैं, मान्यता है जिन जिन चीज़ों का, अगर आप उनको देखना चाहेंगे या थोड़ी रिसर्च करना चाहेंगे तो वो कहीं न कहीं से आपको विज्ञान वहीं से मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पीपल को जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है। लेकिन अगर आप रिसर्च उठा के देखना चाहेंगे तो जो भी साइंस है, विज्ञान है, वो भी इन चीज़ों को सेटिस्फाइड किया है। उसके बाद सूर्य को जल इसलिए कि सूर्य से जो रेज निकलती हैं और वो पानी से होगी, जब हम जल देते हैं, जल समर्पित करते हैं, तो जो सूर्य की किरण निकलती है वो पानी को टच करते हुए जो हमारे बॉडी में अंदर आती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल माना जाता है। और उसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं वो प्यूरिफाई होकर एक तरीके से हमारे बॉडी में इंजर्ड होती हैं, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो साइंस और अगर आप देखा जाए ये धर्म, तो बहुत अलग नहीं है, लगभग समानताएं आपको मिल जाएंगी, हर विषय पे, हर चर्चा पे, हर जगह मिल जाएंगी। सर, आपकी शादी हुई है? जी नहीं, अभी नहीं। शादी नहीं हुई? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड? अभी फ़िलहाल तो नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नहीं। जिस हिसाब से मैंने सुना है कि आप शायर भी हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, शायरी भी कर लेते हैं? ऐसा कुछ विशेष नहीं है, पर थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको सुनना, हाँ, लिखना सुनना और दोनों पसंद करते हैं। तो क्या ये आपके इसमें उपचार में भी कोई सहायता करता है? क्या मुझसे किसी भाई कोई दिल का रोगी हो तो उसके लिए आप शायरी सुना दीजिए, उसका नहीं, उपचार हो जाए। दिल के रोगियों के लिए अलग वो इलाज होता है, उनके लिए रेस्पिरेटर आता है, वो आपको करना होता है, और एक्सरसाइज और रनिंग करना होता है दिल के रोगियों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार ऐसे कुछ चीज़ें जो समाज में चल रही होती हैं, या जैसे आपने बोला कि गर्लफ्रेंड या शादी, तो उन सब के ऐसा कुछ किसी को एब्जॉर्ब किए या किसी को समझे, किसी की कहानी को कहीं सुने, तो उसको लेके कभी ऐसे कोई दिमाग में ख्याल आया तो लिख देते हैं, कभी कभार सुनना पसंद करते हैं कुछ। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, दिल टूटा नहीं है अभी आपका? लेकिन आपकी शायरी हम सुने हैं तो हमें लगता है कि आपका भाई दिल टूट चुका है। नहीं, वो दोस्त यार के दर्द को थोड़ा अच्छा, उन लोग के दर्द को आप अपना समझ के उस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ खास नहीं। तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, थोड़ा जिसका दिल टूटा होगा वो शायद अपने से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, मैं बोलने से पहले बता दो इसको मेरे से ना जोड़ा जाए क्योंकि हाँ, ये दोस्तों से रिलेटेड। हाँ, दोस्तों से लिया जाए, आप अपने ऊपर ले सकते हैं, मेरे में ना लें। ठीक है। एक मैंने लिखा था, बहुत ही मेरे करीब, दिल के बहुत करीब है, जो मैंने अपने खुद से लिखा हुआ था कि ए ज़िंदगी दफन कर उस बात को इस रात के साथ, ज़िंदगी दफन कर उस बात को इस रात के साथ, आखिर कब तक शूल चुभा कर मारेगी, और एक जख्म तो यादगार तूने दे ही दिया आखिर में, अब क्या इसे नासूर बना कर मानेगी। तो ऐसे ही कभी कभार कुछ लिख देते हैं। हाँ, अपने से लिखा है आपने भी? हाँ, जी जी। एक मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके कह सकते हैं, उस कंडीशन में मैंने लिखा था इसको, जब चीज़ें काफ़ी मेरे विपरीत जा रही थी, मेरे प्लानिंग या मेरे सोच के विपरीत जा रही थी, तब मैंने लिखा था। तो ऐसे ही जैसा आपने पूछा क्षमा जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लिखा था कि जब चीज़ें आपके विपरीत चलती हैं, जब आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही होती है, आप फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं, आपको घर परिवार में किसी तरीके का कोई रुचि नहीं रहता है, आप बस अपने फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, या कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो उस दरमियान मैंने लिखा था कि मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी, बस तू मेरे रूह में दफन कुछ पुराने ज़ख्मों को कुरेदा ना छोड़ दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ऐसा कुछ स्पेशली अगर अब देखा जाए तो उन सब चीज़ों को टाइम ही नहीं मिलता। आपको बताना चाहूँगा कि हरबंस राय बच्चन जी की एक बहुत ही प्यारी लाइन है, जो मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ या दोहराया करता हूँ जी, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से खुद को आपको मोटिवेट, अगर आप ध्यान से सुनना चाहेंगे इनके शब्दों को तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक़ नहीं,
झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, और तुम जब जब मुझको हालातों के भट्टी में झोंकोगे, मैं तब तब सोना बन निकलूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ऐ जिंदगी तू पहले अपना दस्तूर तो बता, ऐ जिंदगी तू पहले अपना दस्तूर तो बता, मुझे तेरी दी हुई हर सजाएं मंजूर हैं, पर पहले इस नन्ही सी जान का कसूर तो बता। ओहो, क्या बात है। धन्यवाद। सही बात है, कसूर तो पता ही नहीं है, सजाएं मिलती एग्जैक्टली, चली जा हाँ, रही पता है तो ना? होना चाहिए कि मैंने गलती किया कहाँ है। क्या है ऐसा। सही बात है जी। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शायरी आपने कही। धन्यवाद सर धन्यवाद। मैं देख रही हूँ आपका कड़ छेदन हुआ है, इसका क्या मतलब? देखिए जैसे ऐसे कि शौक में है कि इसका कोई रीजन? नहीं, शौक के तौर पे अगर देखा जाए तो लोग एक कराते हैं, जबकि आप देखेंगे तो मेरा दोनों साइड का हुआ है। अच्छा। अब ब्राह्मण परिवार से हैं तो हम लोग के परिवार में 16 संस्कार में एक संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार, जो कराया जाता है। तो मेरे परिवार में लगभग सभी जन का हुआ है, मेरे पिताजी, चाचा, तो हम लोगों में एक तरीके की प्रथा है अच्छा। और उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। हालांकि आजकल देख रहे हैं लोग अपने संस्कार, अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। उस बीच में बस एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि अपने लोगों के बीच में रह के अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को कंटिन्यू किया बिल्कुल जाए। वही मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये शौक में है कि भाई संस्कृति को आगे बढ़ाया जा नहीं रहा नहीं, है। संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए, बस उस प्रयास से है। ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपके पास शिखा भी है, देख रही हूँ मैं। जी आप पूर्णतः ब्राह्मण है ऐसा जी, लग रहा है, जी, जी। आपने भाई टीका भी लगाया है, जी जी तो बिल्कुल। ये सब आप डेली लगाते हैं? जी जी बिल्कुल, बिना पूजा किए हुए मैं प्रयास करता हूँ कि घर से ना निकलूँगा। प्रोफेशन ऐसा है, कभी कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ जाता है, तो प्रयास ही रहता है कि पूजा करके भगवान का चरण स्पर्श करके ही निकला जाए, ये प्रयास रहता है। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, धन्यवाद। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग को कोई कमी या कुछ लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और क्या पूछना है अगर और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो भी बताइएगा, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, आप कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।